हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी जिसका डिटेल 28 को आना था, वो 28 को आ गया था और आप लोगों ने ये देख भी लिया है, बहुत सारे चैनल्स पे आपने देख ही लिया होगा। तो इसमें वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं कि जो आपने जान लिया है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं चूँकि लेट वीडियो बनाने का मेन मकसद यही रहा है कि जो आपके डाउट्स हों उसको भी डिस्कस करके फिर दोबारा से ये वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि जैसे सबसे ज़्यादा डाउट आपका ये है कि जो मुख्य परीक्षा होगा एलटी का, उसमें क्या दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे? दोनों आएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे, कैसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और दोनों सब्जेक्ट मीन्स मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हिंदी का पेपर आएगा नहीं, जैसे जीआईसी में हिंदी के ऐसे वगैरह यानी निबंध वगैरह लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसा है नहीं है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आपका यहाँ पे जो प्रमाण पत्र लगने वाला है, चाहे ओबीसी का, एससी का या ईडब्ल्यूएस का, वो आपका कब का होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका किस डेट का होना चाहिए, इस डेट में नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, ठीक है ना। क्या ये वैकेंसी जो है, जैसा कि आपने काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि ये पिछली जो अन्य वैकेंसियाँ थी उसकी तरह ये भी आपका जो है काफ़ी लंबे टाइम में कंप्लीट होने वाली है। तो फिलहाल ये समझिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना लेट जो विज्ञापन जारी किया गया, काफ़ी कुछ विज्ञापन में क्लियर किया गया है, कुछ पॉइंट्स जो है नहीं क्लियर किए गए हैं। तो फिलहाल वो हम लोग आगे देखेंगे ही। तो सबसे पहले ये जानिए कि फॉर्म यदि आपने सबमिट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सबमिट कर लीजिए। और फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है ये आपका, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन करा है कि अंतिम तिथि जो सबमिट करने की 28 अगस्त मेंशन किया है और 4 सितंबर से जो है इन्होंने, तो ये आपका 28 जुलाई से ही चालू हुआ है, 28 अगस्त तक आपका चलेगा। 4 सितंबर तक आप जो है इसमें जो संशोधन करना है वो आप संशोधन भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ओटीआर करना है। ये ओटीआर कहाँ पे करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आप यूपीपीएससी की वेबसाइट खोलिएगा। यूपीपीएससी की वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपका दिया रहेगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये आपका होता है। तो ओटीआर जब आप यहाँ पे करेंगे तो ओटीआर के लिए सारा डिटेल आपको पहले सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, और ओटीआर नंबर नहीं है, आवेदन आप जो है आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व वेबसाइट पर ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको जब फॉर्म भरना है, अगर आपने ओटीआर नहीं करा है तो 24 आवर पहले जो है आपको ओटीआर करना पड़ेगा और इसके बाद जो है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लोग इस उम्मीद में है कि लास्ट डेट 2 दिन पहले है, उसके पहले मैं ओटीआर करके फॉर्म भर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 72 आवर जो आपको चाहिए, यानी कि लगभग 3 दिन आपको चाहिए कि 3 दिन पहले ओटीआर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो यदि आप नहीं किए हैं तो इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कि आपका जो भी डिटेल है वो आपको हार्ड कॉपी कमीशन को नहीं भेजना है। जो भी करना है वो ओटीआर में ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पे ही करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ओटीआर के साथ जो रजिस्टर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो है इसको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको अपडेट्स मिलेंगी। पता चले कि आप कोई और आईडी डाल दे रहे हैं और बाद में आप परेशान हो रहे हैं कि भाई ईमेल आईडी नहीं मिल रही है या मोबाइल नंबर से आपका ओटीआर भी फाइंड आउट नहीं हो पा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। तो एक बार आप इसको ध्यान में रख के वो सारी चीज़ें करिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे दिया गया है जो इम्पोर्टेंट लग रहा है, यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है ये ध्यान रखिएगा, ये वाली लाइन कि अभिलेख के सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थियों या वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने की दशा में माननीय आयोग के निर्णय अनुसार निर्धारित अवधि के अंतर्गत वांछित अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि ये समझिए कि जो आपने यहाँ पे चीज़ें लगाई हैं, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपके पास मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट या कुछ नहीं है, तो उस डॉक्यूमेंट को आपको प्रस्तुत करने के लिए कमीशन आपको समय दे देगा और निर्धारित समय में आपको सबमिट करना होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया जो आपका पुराना रहा है तो दोबारा से आयोग, ऐसा नहीं कि आपको नया बना के नहीं जमा करना है, तो आप जमा कर सकते हैं। उसके लिए कमीशन आपको 2 से 4 महीने या 1 महीने जैसा आपका वो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको टाइम देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका फ़ी कितना है और यहाँ पे हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे कि कितना सिलेबस
है, उसमें आपको महिला में पुरुष अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और जो कमीशन ने मेंशन किया कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, EWS, क्रिमिलेयर, नाम और पते जो भी दावे किए जा रहे हैं वो वहीं तक मान्य होंगे। अंतिम तिथि के बाद कोई परिवर्तन संबंधित प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा और गलत सूचना यदि आपने दिया है तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सर्टिफिकेट आप OBC बनवा रहे हैं, EWS बनवा रहे हैं, SC ST का बनवा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये सारे जो होने चाहिए ये कब के होने चाहिए, ये आपका 28 अगस्त 2025, ठीक है, इसके पहले के होने चाहिए, इसके बाद के नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन किया अंतिम तिथि के बाद का जारी कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपके पास यदि है तो आप फॉर्म भर लीजिए, नहीं है हाँ एक चीज़ और ट्राई करना आपको कि 1 ईयर के अंदर का ही होना चाहिए, जबकि EWS आप जानते हैं कि EWS का वैलिडिटी 1 साल होती है, तो EWS आप 1 साल का अंदर का बनवा लीजिए। OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट लगाते हैं जनरली वो 3 ईयर के लिए होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, आपको इन सब समस्याओं में फंसने के बजाय आपके पास अभी टाइम है, आप अपने तहसील से जाके आराम से एक सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए और ये सर्टिफिकेट कम से कम 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए, यानी कि आपका 2024 का ही हो तो आपका चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाद में आपके लिए समस्या हो उसके पहले ही आप इन सारी चीज़ों से अवेयर रहिए। और इसी अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाया गया। यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, ये जो लोग हैं, तो इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है तो उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। अदर स्टेट के जो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अदर स्टेट के, तो उनको यहाँ पे जनरल ट्रीट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में उनको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। और आय सीमा में छूट जो लोग चाहते हैं तो उनको आय सीमा में छूट यहाँ पे मिल जाएगा, और अलग अलग कैटेगरी में ये छूटें दी गई हैं कि आप जिस कैटेगरी में हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, तो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप मेल हैं तो मेल में ही अप्लाई करिए, फीमेल हैं तो फीमेल में ही अप्लाई करिए, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यदि आप मेल या फीमेल हैं तो आप जैसे यूपी का जो माध्यमिक का PGT होता है वहाँ पे ये होता है कि जो फीमेल है वो मेल में अप्लाई कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमीशन में क्या है, यहाँ पे फीमेल में करेंगी, मेल में करेंगे, ठीक है ना, ये उसमें मेल में नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो योग्यताएं हैं कि आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहला ये कि आप उस सब्जेक्ट में जिस विषय से आप देना चाहते हैं उस विषय में आपने ग्रेजुएशन करा है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट आप हों, और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। अब B.Ed में ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें परसेंटेज का कोई लफड़ा इन्होंने मेंशन नहीं करा है, यानी कि आप टेंशन मत लीजिए अगर आपका 45% आ रहा है या 40% है या 50% है, ठीक है, इसमें परसेंटेज इन्होंने मेंशन नहीं किया। यहाँ पे देखिए हिंदी के लिए क्या इन्होंने बोला कि हिंदी से अगर आप LT ग्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका हिंदी में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही एक मामला यहाँ पे भी है कि संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट में आपके सब्जेक्ट में संस्कृत एक विषय के रूप में होना चाहिए, या आप यूपी में सांस्कृतिक शिक्षा परिषद से उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करे हों, ठीक है। साथ में जो है B.Ed NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक या B.Ed की उपाधि आपने धारण करी हो, ठीक है ना, NCTE मेंशन किया, ये ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय, मान्य संस्था, अंग्रेजी साहित्य के साथ जो आपने स्नातक की उपाधि धारण करी हो, ठीक है ना। और गणित में देखिए मैथ का आपने ग्रेजुएशन किया, मैथ से B.Ed आपके पास हो। साइंस में भी वही है, ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। यही मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था जो माध्यमिक और यहाँ पे कमीशन में चल रहा था इसी की योग्यता के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। जूलॉजी और बॉटनी से आपका है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अब देखिए सामाजिक विज्ञान में आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से किन्हीं 2 विषयों में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब देखिए
कई कई लोगों ने क्या करा है कि आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन में किसी एक इन चारों में से कोई एक विषय रहा है, आपने ओपन यूनिवर्सिटी से 2 ईयर का जो एलिजिबिलिटी का डिप्लोमा होता है ग्रेजुएशन का वो आपने करा है, ठीक है ना। तो आप इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कंप्यूटर का जो यहाँ पे दिया गया है, तो कंप्यूटर में जिनको अप्लाई करना यहाँ पे देख लीजिए, उर्दू के लिए है जीव विज्ञान। यहाँ पे 2 चीज़ें थी, एक बायोलॉजी का टीचर है, एक साइंस का ही टीचर है। तो जो साइंस वाले टीचर हैं उसके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स कंपलसरी थी। जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए क्या है, ये आपका जंतु विज्ञान बॉटनी और जूलॉजी के साथ होना चाहिए और बीएड उनके पास होना चाहिए, ठीक है। ये आपका संस्कृत वाले हो गए, आर्ट वाले हो गए, संगीत। आर्ट में जो आपने प्राविधिक से डिप्लोमा करा है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपका वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जबकि टीजीटी जो यूपी का टीजीटी होता है उसके लिए ये आपका वैलिड था, वहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी का हो गया। और डिटेल आपको जानना है तो यहाँ से आप देख लीजिए, वाणिज्य में क्या है, शारीरिक शिक्षा के लिए क्या है, गृह विज्ञान के लिए क्या है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर के लिए क्या है। चलिए, इसके अलावा जो लोग एनसीसी या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक की अवधि के लिए काम किए हैं या एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो उनको थोड़ा वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए दोनों का सेम नंबर आ जाता है तो उनको वरीयता देंगे। यहाँ पे जो एलटी ग्रेड हैं, जो अक्षम है, उनके लिए अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो आयु सीमा की छूट की बात करी गई यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया गया 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मेंशन किया गया यदि आप दिव्यांगजन हैं तो आपको 55 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया गया है। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो जो अनुसूचित यानी SC ST के लिए और OBC के लिए, ठीक है, या जो यूपी के बेसिक शिक्षा के कर्मचारी हैं इन सभी के लिए 5 वर्ष की छूट होगी अधिकतम, ठीक है ना। तो यदि आप 30 साल के, ये 40 साल के हैं तो 45 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। महिला शाखा और दिव्यांग के बारे में भी मेंशन किया गया है कि यदि आप महिला या दिव्यांग में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका दावा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि भाई हम इस कैटेगरी में हैं, उसका सर्टिफिकेट और वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यदि दिव्यांग हैं तो ठीक है, यहाँ पे दिया गया स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना कंपलसरी होगा, तभी आप उसके अंतर्गत इंक्लूड करे जाएंगे। और क्या चीज़ें हैं अभ्यर्थियों के लिए जो और निर्देश है कि हाई स्कूल या समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो जन्म तिथि आपके हाई स्कूल में वही आप डालिए, ऐसा कुछ मत डालिए कि बाद में आपके लिए दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई। तो जो आप फॉर्म अप्लाई करिएगा थोड़ा सा आप अवेयरनेस दिखाइएगा वहाँ पे, ताकि बाद में आपको उसको लेके कोई ज़्यादा समस्या यहाँ पे ना देखने को मिले, ठीक है ना। सारा कुछ यहाँ डिटेल दिया गया है। आगे हम लोग आ जाते हैं। आपने देख लिया कि उम्र क्या होनी चाहिए, 21 से 40 होनी चाहिए। उम्र में छूट भी हमने बता दिया कि यहाँ पे छूट में क्या क्या मेंशन किया गया है, ठीक है ना। EWS वालों का दिया गया कि आपको कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, सर्टिफिकेट लास्ट में ये सारा कुछ दिया गया है। इसका डिटेल वेबसाइट पे भी। अब सिलेबस के बारे में बात कर लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें यही है कि मुख्य परीक्षा होगी नहीं होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो LT ग्रेड है इसमें आपका परीक्षा योजना 2 स्तरों पे है। एक आपका प्रीलिम्स है और दूसरा आपका मेंस है, ठीक है। इंटरव्यू इसमें है नहीं। प्री में आपका ऑब्जेक्टिव होगा टोटल, और मेंस में आपका क्या होगा, रिटेन एग्ज़ाम आपसे कराया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन यानी वैकल्पिक या मुख्य विषय के बारे में। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि प्रीलिम्स में आपका एक पेपर होगा, इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे 120 होंगे। 120 में से 30 आपके GS के होंगे और 120 आपके किसके होंगे, सब्जेक्ट के होंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, ठीक है ना। अब इन सब्जेक्ट में आपका क्या है कि मान लीजिए कि आप SST के हैं, सोशल साइंस के, तो सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी है। इन चारों में से मिला के 1 से 60, ठीक है, 1 से 60, ठीक है, 60 आपका यहाँ पे रहेगा तो चारों से, लेकिन आपको चूज केवल 2 ही करने हैं। इन 2 को सेलेक्ट करके आंसर करने हैं, ठीक है ना। और टोटल ये मार्क्स कितने हो जाएंगे, एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे, यानी 300 नंबर का टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और नेगेटिव मार्किंग रहती ही है। और यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या होगा, मुख्य परीक्षा होगा।
और मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं 13 से लेकर 15 गुना इनको पास कराने होते हैं। तो जो फॉर्म अप्लाई होंगे, ठीक है, इस टोटल फॉर्म अप्लाई में टोटल जो इनकी सीटें हैं उसका 13 से 15 गुना जो है ये पास कराते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि प्रत्येक खंड से 60 प्रश्न होंगे जो सोशल साइंस वाले हैं उनके लिए। तो ये प्रीलिम्स का मामला हो गया। अब मेंस में देखते हैं क्या है यहाँ पे। मेंस में देखिए आपका जो है इसमें जो पेपर होगा वो एक पेपर ही होगा, और इस एक पेपर में जैसे पहले आपने ये देखा था कि जीआईसी का जो होता था तो उसमें हिंदी और ज्योग्राफी दोनों होते। तो इसमें क्या है कि एक पेपर होगा जिसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे। इस 20 में जो है 10-10 प्रश्न होंगे। इस 10 में क्या दिया गया है कि 10 प्रश्न आपका 80 का होगा और 10 प्रश्न आपके क्या होंगे 120 मार्क्स के होंगे। यानी कि इसमें एक क्वेश्चन आपका क्या होगा 12 मार्क्स का होगा, इसमें आपका एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। ठीक है। और 10-10 का मतलब कि 4 आपके एक सब्जेक्ट से हो जाएंगे, 4 आपके एक इधर, और 5-5 इधर हो जाएंगे और 5-5 आपके दूसरी तरफ हो जाएंगे, और ये दोनों आपके पेपर से होंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और टोटल जो मार्क्स हो गए 200 हो गए। समय आपके पास 3 घंटे का है। और जो आपका ये 8 नंबर का है इसको 125 वर्ड में आपको लिखना है। 12 नंबर वाला जो है ये आपको 200 शब्दों में लिखना है, जो नीचे दिया गया है कि 2 खंड दिए गए। प्रश्नों की कुल संख्या इस तरह से होगी। खंड 1 में 10 प्रश्न होंगे जिसमें लघु उत्तरीय होंगे, 125 वर्ड लिमिट रहेगी और 8 नंबर होगा प्रत्येक का। ठीक है। दूसरा खंड होगा जिसमें 10 प्रश्न ही होंगे और 200 शब्दों में इसको लिखनी होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का होगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका इसमें दोनों पेपर से रहेंगे, इसमें हिंदी का या इस तरह के कोई क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं करे गए हैं कि आपको ऐसे लिखवाएंगे या कुछ ऐसे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देंगे, ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं करा है। और यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं करा है कि दोनों से देंगे कि एक से देंगे। तो ये आपका कॉमन सेंस की बात है कि जो पेपर में आएगा वो दोनों से दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि केवल ज्योग्राफी या केवल हिस्ट्री या केवल पॉलिटिकल साइंस से दें, क्योंकि आपको यहाँ पे सोशल साइंस के टीचर की भर्ती के लिए आवेदन करना है, ना कि आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है। जिसमें आपका दोनों रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए आपका टाइम की लिमिट बढ़ाई गई है। ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनका ऐसा कुछ है तो वो टाइम लिमिट आप यहाँ पे देख लेंगे। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इसके सिलेबस के बारे में कि जीएस में क्या आएगा। ठीक है ना। जो शारीरिक रूप से अक्षम है वो क्या करेंगे। चलिए, ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। जीएस का जो सिलेबस है वो आप समझिएगा, ये मुख्य और प्रीलिम्स दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है ना। जीएस में आपका इसका अलग से मैं आपको सिलेबस दे दूँगा। ठीक है। इसमें आपका क्या है कि टोटल जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका जनरल साइंस, ये सारा कुछ इसमें रहेगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप सब्जेक्ट में देखिए, ज्योग्राफी में देखिए जो एनसीईआरटी है वही आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया मैक्सिमम। भूगोल का अर्थ और विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल में भी ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो पीजीटी का सिलेबस है उसमें ये चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भौतिक भूगोल में क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं, जो खगोल की है, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी भी यहाँ पे मेंशन किया गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी इसको कहेंगे, खगोल की, एस्ट्रोलॉजी तो अलग आपका हो जाएगा। ठीक है। जीपीएस यहाँ पे दिया गया है और जीआईएस दिया गया है। तो ये सारा कुछ आपका जो है ये इसमें मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया ना भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल अब जबकि सिलेबस क्या होना चाहिए, स्थल मंडल भौतिक भूगोल में ही आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे इनका ये 2 पॉइंट होना चाहिए था, ये सौर मंडल है हाईलाइट करते, तो ये सब आपका इसमें आ जाता, या खगोल की हाईलाइट करते। भौतिक भूगोल में दूसरा आपका स्थल मंडल है। स्थल मंडल यानी कि आपका जियोमॉर्फोलॉजी समझिए। ठीक है ना। और उसके बाद आपका वायुमंडल यानी कि क्लाइमेटोलॉजी समझिए। जलमंडल यानी कि ओशनोग्राफी समझिए। जैवमंडल यानी कि आपका जो है पर्यावरण भूगोल समझिए। मानव भूगोल है, अब मानव भूगोल फिजिकल हो गया यहाँ पे। ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, जनजातियाँ वगैरह के बारे में सब दिया गया है। फिर आपका यहाँ पे मेंशन है मानव अधिवास। ठीक है। और आर्थिक भूगोल है आपका, भारत का भूगोल है, कृषि,
ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए बहुत सारी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो ये कि कृषि प्रदेशों में सलाम्पा, BLC, जॉनसन, ठीक है, और यहाँ पे देखिए PP करण, इनके द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, ये सारा आपको यहाँ पे देखना है, ये भी ध्यान रखना है। जबकि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आप UGC नेट देखेंगे, वहाँ के भी सिलेबस में नहीं है। आप PGT का पेपर देखेंगे जो GIC PGT, वहाँ भी नहीं है। यहाँ तक कि GDC के सिलेबस में भी ये मेंशन नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके TGT यानी कि LT ग्रेड लेवल में ये सिलेबस मेंशन किया गया है, तो इसका मतलब इन टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब हिस्ट्री जिनका है, 2 आपको चूज करना है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, और आपका जो है मौर्य काल है, गुप्त वंश हो गया, विदेशी आक्रमण है, दिल्ली सल्तनत यानी कि मिडुअल, मॉडर्न और एंशिएंट, तीनों हिस्ट्री यहाँ पे है। इकोनॉमिक्स में आपका जो है टोटल 10 यूनिट है। और नागरिक शास्त्र में देखिए इसमें क्या मेंशन किया गया है कि राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है ना। तो यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से बनानी है, और ये सब आपको कहाँ से मिलेगा, NCERT। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि पेपर भी NCERT से ही उठाए जाएंगे। यहाँ तक कि आप NCERT का जैसे चैप्टर होता है, चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, इस क्वेश्चन को ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि पिछला जो GIC का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसमें से लगभग 5 से 10 सवाल ऐसे थे ज्योग्राफी के, जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी NCERT का है, उसके हर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से हूबहू उठाए गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही तरीके हैं जहाँ से आप आसानी से प्रश्नों को पा सकते हैं, ठीक है ना। और राजनीतिक विचारक आपका जो है इसमें है प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, जॉनी बेंथम, स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी, ये सब हैं यहाँ पे। भारतीय शासन और राजनीति, अब देखिए अंबेडकर हैं, गांधी जी हैं, नेहरू हैं, गोखले हैं, तिलक हैं, ठीक है ना। और भारतीय संविधान है, तो ये समझिए कि संविधान है, संविधान से भी प्रश्न आपको मिलेगा। नौकरशाही की भूमिका, जिला प्रशासन, इससे भी सवाल मिलेगा। पंचायती राज, लोकपाल बिल, भारत की विदेशी नीति जो है इस पर भी आपका सवाल मिलेगा। विदेशी नीति में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यही इनकी विदेश नीति से संबंधित आपको सवाल ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक चीज़ आपने यहाँ समझा होगा, और कोशिश ये करिए कि आपके पास ये PDF आपके पास होना चाहिए, और इसको मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, जो आपका ऑनलाइन GS बाई दिवाकर, ठीक है ना, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो ऐप है हमारा GS बाई दिवाकर सर, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर टोटल आपका इसका कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हम लोग अभी टारगेट कर रहे हैं ज्योग्राफी को कंप्लीट बैच, ठीक है ना, और साथ में आपका नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स भी आपका यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप इसको, जल्दी बैच की सूचना अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है ना। और इसमें आपका PT और मेंस में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे पूछी जाएगी, सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे ही। तो ये टोटल हो गया। आप देखते हैं कि किसमें कितना पद है, ठीक है ना, अलग अलग महिला पुरुष, ठीक है, सभी में देखते हैं। तो जो मेन टारगेट है अपना ये कि भाई जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग सोशल साइंस स्पेशल बात करेंगे। सोशल साइंस में टोटल जो है 561 पद हैं, ठीक है। इस 561 में ये पुरुष की बात हम लोग कर रहे हैं, 226 अनरिजर्व की है, 56 EWS हैं, 150 OBC है, 118 SC हैं, 11 ST हैं, दिव्यांग की 22 सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिक की 28 हैं, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी की आपका 11 है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं खिलाड़ियों के लिए 11 हैं, ठीक है। ये टोटल डिटेल है इनका। और सबसे ज़्यादा सीटों की हम लोग बात करें तो अलग अलग आपका यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट है महिलाओं की बात कर लें तो वीमेंस में आपकी जो सीटें हैं सोशल साइंस में, ये देखिए पुरुष में जो दिव्यांग वाले हैं उनका दिया गया है, नीचे आते हैं महिला का यहाँ पे, ठीक है। जो दिव्यांग है उनकी अलग सीटें अलग से रिजर्व करी गई हैं, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल इसमें देखिए आपका जो दिया गया महिला में 140 है रिक्त पदों की संख्या, 57 जो है अनारक्षित हैं, 14 आपका AWS की हैं, 38 OBC की हैं,
28 SC हैं, 3 जो है ST की हैं, 5 आपका दिव्यांग है, 7 भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता सेनानी 2 हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो महिला खिलाड़ी हैं उनके लिए 2 सीटें रिजर्व करी गई हैं। ठीक है ना। तो ये टोटल सीटों का विवरण रहा है। आपने ये सारी चीज़ें पहले देख ही लिया होगा और इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए LT में। ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए सबसे बेस्ट जो आपका रणनीति होगी वो ये हो सकती है। ठीक है। उसमें आपको करना क्या है कि बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस जो हमने बताया इसको क्या करिए, आप नोट करिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस प्रिंट आउट रख लीजिए, केवल नोट करिए। जब खुद से नोट करेंगे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से ही मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे मैं वो बताऊंगा बाद में। ठीक है। तो सिलेबस नोट करिए खुद से। और जो प्रीवियस ईयर पेपर है PYQ प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि आप ध्यान रखिएगा TGT जो UP TGT उसको भी सॉल्व करिए। जो LT GIC का है, ठीक है, LT का है, इसको भी सॉल्व करिए। और GS के लिए इसमें क्या करना है आपको, जो LT का पेपर है, GDC का पेपर है, GIC का पेपर है, GS वाले, ठीक है ना, इन सबको आपको देखना है। और जो कमीशन का यूपी का कमीशन का लेटेस्ट पेपर होगा, ठीक है, 1 साल के अंदर का, उसका भी GS का पेपर आपको देख लेना है। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो करंट के कई क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए कि RO का पेपर हुआ तो RO के पेपर के करंट आप तैयार रखिए। वो LT के GS में करंट में आप 100% मान के चलिए कि 1-2 प्रश्न उठा लिया जाएगा वहाँ से। ठीक है ना। तो लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होते हैं कमीशन के, तो वहाँ से आपके कुछ प्रश्न रिपीटेड श्योर होंगे। प्रीवियस ईयर आप इन सब के देख लेंगे तो यहाँ से भी आपका रिपीटेड होगा। ये तो हो गया आपका प्रीलिम्स की बात। 30 यहाँ से आप करेंगे। और जो सब्जेक्ट में है तो UP TGT में आपको, अगर आप पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी रख रहे हैं तो इन दोनों के पेपर को अच्छे से सॉल्व करिए। इसके अलावा आपको यदि RPSC का जो TGT पेपर होता है, ठीक है, चूँकि राजस्थान में ये सब मिक्स होते हैं, उसमें वहाँ पे सारा आपको करना होता है। लेकिन यहाँ से आपको क्या करना है, RPSC TGT से, यानी इसको सेकेंड ग्रेड एग्जाम बोलते हैं, वहाँ पे इनका जो पॉलिटिकल साइंस के पेपर अच्छे होते हैं। इनका पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, या जो आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, तो उसको आप लेके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि काफ़ी कुछ प्रश्न आपका यहाँ से मिल जाएगा। तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपको पता भी हो जाएगा कि कहाँ पे क्या है, कैसी क्या चीज़ें पूछी जानी है। ठीक है ना। अब देखिए सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये संगीत है, कला हो गया, कृषि हो गया, हिंदी है, गृह विज्ञान, वाणिज्य, चलिए ये आपका GS वाला जो हम लोग बात कर रहे थे ना, GS का यहाँ पे है सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, इसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है। हिस्ट्री भी आपको मिलेगा, ज्योग्राफी भी मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया। ठीक है। SST वालों के लिए फ़ायदा रहता है। ठीक है। इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास पड़ा रहेगा, इसको भी नोट डाउन करके आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ दीवार पे जो है चिपका लीजिएगा। इसके अलावा देखिए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की, यानी कि आपका करंट अफेयर्स हो गया, एग्रीकल्चर भी आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है ना। सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न आएगा और गणित भी आपसे 1-2 प्रश्न आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिएगा 8 यूनिट यहाँ पे हो गए। इन 8 यूनिट से आपके 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है ना। करंट आप मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 करंट रहेंगे कम से कम। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका जो है रीजनिंग भी दे देता है। गणित में जैसे आपका नाव या जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड सवाल हैं, या आपका सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल भी 1-2 ऐसे दे देते हैं नॉर्मली, तो ये आप ध्यान रखिएगा। GS का सिलेबस हो गया और टोटल हम लोगों ने बात कर लिया। इसके अलावा आपको किसी टॉपिक पे डाउट हो, ठीक है ना, आपको एलिजिबिलिटी में कोई डाउट हो कि आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के डाउट ये है कि मेरा फाइनल ईयर में जो है ये विषय रहा है, सेकेंड ईयर तक नहीं रहा है, तो आप तब भी एलिजिबल हैं। आप एलिजिबिलिटी के लिए, यदि आपने कोर्स करा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोर्स करा तो और अच्छी बात है, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो फ़िलहाल इसमें इतना ही। आगे हम लोग जो है आपका जो प्रीवियस ईयर एलटी का हुआ है उसका एक विशेष सॉल्व अवेलेबल कराएंगे, उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है, डिटेल्ड पीडीएफ एक्सप्लेनेशन वाला भी मिलेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो यदि आप इस चैनल पे नए आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो कंटिन्यूटी इधर थोड़ा सा डिस्टर्ब था, ठीक है ना। तो इस चक्कर में वो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब उम्मीद ये है कि चीज़ें आपको कंटिन्यू मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम तैयारी आपको यहाँ पे जाके प्रीवियस ईयर देखिएगा। एक दूसरा चैनल जो है स्टडी PYQ, वहाँ पे आपका LT का, PGT का, TGT का टोटल जो है सॉल्व अवेलेबल है। कोई 10 घंटे में, कोई 5 घंटे में, उसमें आप पूरे जो प्रीवियस ईयर है UPTGT के कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। काफ़ी समय आपका लिया, लेकिन उम्मीद है कि सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग।